18वां हिस्सा लव मेकिंग के फ़िक्री अवामिल। रावी अगर अपने किरदारों के बारे में कुछ कंजेक्चर्स पेश कर सकता है तो मुझे भी इसका हक़ हासिल है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ और मेरी ज़ुबान मुंह में बंद रखने के लिए नहीं, बाहर निकल के दिखाने के लिए है। तो हाजिर है मेरे लिए कंजेक्चर। इकबाल मोहम्मद ख़ान को क्या तकलीफ़ थी कि वो हर औरत की टांगों में घुस जाना चाहते थे। वैसे इन पे इल्ज़ाम गलत है कि वो हर औरत के बारे में सोचते थे। ऐसा होता तो उन्हें तवाइफ़बाज़ी का शौक़ होता। आसार से मालूम होता है कि वो रोमानी तबीयत रखते थे। हर ऐसी औरत के साथ रोमांस लड़ाने के क़ाइल थे जिसके साथ इन्होंने कभी जिनसी ताल्लुक़ क़ायम किया, लव मेकिंग किया है। एक सुराख़ में मुतवातिर दख़ूल। औरतें और कई मर्द भी ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब हैं, इससे मिलता क्या है? एक फ़ौरी जवाब तो यही सामने आता है, इससे तने हुए असाब को सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर लव मेकिंग और इसकी ख्वाहिश का यही एक सबब है तो हर मर्द खुद लज़्ज़ती पर ही गुजारा कर लेता और औरत को घास तक न डालता। असाबी और जिनसी तनाव की हकीकत अपनी जगह, लेकिन मामला इससे कुछ आगे का है। मैं यहाँ आगे कंजेक्चर्स पेश करने की जसारत करूँगा। मेरा ख्याल है कि लव मेकिंग के दौरान एक सुराख़ और दुख में दखूल से इंसान ये महसूस करता है वो एक और रियलिटी में सुराख़ करके इसमें दाखिल हो रहा है। इंसानी फ़लसफ़े ने हर शय को किसी दूसरी शय से मुकाबला करके इसके मुमासिल रख कर या इसके मुकाबले में नाप कर पहचाना। सेल्फ़ की रियलिटी अपनी शनाख्त कैसे करती है, ख़ुद को कैसे पहचानती है? दूसरों की आंखों से? जी हाँ, दूसरों की आँख से। और अगर ये दूसरों की आँख से पहचान ना पाए तो चाहती है कि आँख में घुसकर कहे, लो अब मुझे पहचानो। एक सेल्फ़ की रियलिटी जब दूसरे सेल्फ़ की रियलिटी में सुराख़ करके दाखिल होती है तो बैक वक्त दो हकीकतों का इस्बात हो जाता है। किसी से हाथ मिलाने या गले मिलने की भी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन तहज़ीब के हज़ारों लाखों साल के सफ़र यूनी में एक ऐसी सिग्निफिकेंस पैदा कर दी है जिसके सबब मर्द और औरत के ज़ात का मरकज़ा समझने लगे हैं और वो किसी भी औरत को पसंद करने के बाद इसके मरकज़े तक रसाई को ही इसकी असल रियलिटी समझते हैं। वो इस रियलिटी में सुराख़ करके इनकी ज़ात के मरकज़, इनकी ज़ात के कने तक पहुंचना चाहते हैं। अपनी रियलिटी पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। सेक्स कौन सी बड़ी चीज़ है। दोस्तोयेव्स्की का हीरो किसी को ज़ख्म लगाकर अपनी रियलिटी तक पहुँचते थे। मैं ज़ख्म लगाता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं क़त्ल करता हूँ इसलिए मैं हूँ। दूसरी जानिब औरत ये महसूस करती है इसके अंदर एक खला है जो ज़िक्र के दखूल से भर रहा है। औरत लव मेकिंग के दौरान अपने खालीपन को भरती है। इस तरह इसकी रियलिटी जिससे रियलिटी में ना हो चुकी हुई है कुछ वक्त के लिए भर जाती है। ज़िक्र इसके लिए एक सुतून है जो रियलिटी से तही खला में इसके उखड़े हुए कदमों को एक जगह रुककर ज़मीन पर जमने में मदद देता है। और मर्द किसी ऐसे डूबते हुए शख्स की तरह पानी में डुबकी लगाता है जिससे किसी सहारे की तलाश हो, कोई ठोस सहारा जिससे लगकर इसकी रियलिटी कोई दहलीज, कोई खदचा, कोई तिरशोट मिल सके। वो इस पर खड़ा होकर अपने होने का ऐलान कर सके, एक ज़ोरदार ऐलान। किसी दूसरी रियलिटी में दखल होने से इसका ये यकीन कामिल हो जाता है कि वो ख़ुद भी एक रियलिटी है, इसलिए तो दूसरी रियलिटी में जा घुसा है। मेरा ख्याल है कि अब हम दिकारत के मशहूर मक़ूले में सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ में यूँ तरमीम कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लाहौल वला क़ुव्वत 19वां हिस्सा। कुछ कछुए ने इकबाल मोहम्मद ख़ान जैसी मौजूद शख्सियत के बारे में जो बकवास की है, मैं रावी इससे ख़ुद को बरी ज़मा समझता हूँ। जो कुछ इसने तहरीर किया इसकी सदाकत या अदम सदाकत से क़तई नज़र इसका गैर अखलाक़ी तर्ज़ कलाम मुझे इस बात पर मजबूर करता है इसकी ज़िम्मेदारी से मुकम्मल हाथ उठा लूँ। लेकिन तर्ज़ कलाम से सरफ़ नज़र किया जाए तो कछुए का मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर यह है कि इकबाल मोहम्मद ख़ान शऊरी या लाशऊरी तौर पर यह समझते थे रियलिटी पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर थी। मेरा ख्याल है कछुए की इस बात से मैं इत्तेफ़ाक़ कर सकता हूँ। अफ़सोस इस ख़याल को इंतहाई गैर शरीफ़ाना अंदाज़ में बयान करने की ज़लालत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल मोहम्मद ख़ान क्यों ये समझते थे कि रियलिटी पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर है। लेकिन मसला इकबाल मोहम्मद ख़ान का थोड़ी है, इनके मुल्क की अक्सरियत इस मसले से दो चार है। गरीबों को तो
वैसे ही नहीं पता होता कल वो कहाँ और किस हाल में होंगे, मगर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कोठियों में रहने वाले भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि इनके हाथ में पैसा और जायदाद होगी या नहीं। इनमें से अक्सर ने ये पैसा गैर कानूनी ज़राए से बनाया था और इन्हें फ़िक्र थी कल अगर इनका पुल खुल गया तो वो फुटपाथ पर आन बैठेंगे। इनके शोबे में नए आने वाले जल्द से जल्द बहुत सा पैसा इकट्ठा करना और जायदाद बनाना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने एक पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाब देखा हुआ था। अच्छी तनख्वाह लेने वालों को फ़िक्र थी कि अचानक किसी दिन कुछ होगा और इनकी नौकरी जाती रहेगी। अगर और कुछ नहीं होगा तो मुल्क के हालात 21वीं या 36वीं मरतबा ऐसे मोड़ लेंगे जिससे इनकी घरेलू मैशत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान में ज़िंदगी बड़े पैमाने पर उथल पुथल और कोई अजीब बात तो नहीं थी। किसी ख़ानदान में एक लड़का होनहार निकल आता है, इसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसके दीगर घर वालों का सहारा मिल जाता है, किसी रोज़ वो डाकू की गोली या किसी दहशतगर्द का बम निशाना बन सकता था। कोई लड़का अपना सारा बचपन गलियों में आवारागर्दी करके गुजार चुका होता था, जवानी में किस्मत के एक अच्छे स्ट्रोक से बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो जाता। वहाँ से डॉलरों और रियालों की बोरियाँ बेचकर अपने गाँव या शहर के मौजूद घर वालों का बड़ा सा मकान बनाने में मदद कर सकता था। कोई लड़का किसी सियासी जमात के साथ लगकर कुछ ही सालों में ठेके वेके हासिल करके इलाके की मुमताज़ शख्सियत इख्तियार कर सकता था, या कोई लड़का किसी और सियासी जमात के साथ लगकर कुछ ही सालों में किसी गोली का निशाना बन सकता था। ऐसे में रियलिटी पर किसकी गिरफ्त कहाँ तक मजबूत रह सकती थी? 20वां हिस्सा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल मोहम्मद खान क्यों ये समझते थे कि रियलिटी पर इनकी गिरफ्त कमज़ोर है। इसका जवाब शायद इन डायरियों में से एक मिलता जो आफ्ताब इकबाल के हाथ आई थी, जिनके मौज़ूआत से दिलचस्पी न होने के बावजूद इन्हें अपनी फरागत के कई घंटे पर सर्फ किए थे। एक डायरी में के इक़्तिबास कुछ यूँ दर्ज था: मैंने अक्सर सोचा है मैं औरतों में मुलविस होने की अपनी कमज़ोरी पर काबू नहीं पा सका। उम्र के मुख्तलिफ औक़ात में मैंने इसके मुख्तलिफ असबाब तय किए। आज मुझे एक और बात समझ में आ रही है। इस बात का ताल्लुक़ औरतों की ख़ासियत से, एक से ज़्यादा मर्दों से किसी न किसी से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों में मैंने एक बात देखी, इन्हें ज़रा खुलता है तो वैसे मर्दों का तज़किरा करती हैं जो इनके बक़ाव इनमें दिलचस्पी रखते थे। मैं इनकी ये बात कभी मनून तस्लीम नहीं की। इनमें कुछ न कुछ लोचा होता है जिस वक्त के साथ मैं थोड़ा बहुत पहचानने लगा हूँ। इसमें औरत के चेहरे के तासुरात पढ़ने से काफ़ी मदद मिल जाती है। ज़्यादातर औरतें इन मर्दों को अपने आशिक़ करार देती हैं, अलबत्ता कुछ ऐसी भी होती हैं जो आएँ भरी हुई अपने किसी इश्क का इक़रार भी कर देती हैं। इन औरतों की नज़र से इनके आशिक़ मर्दों को देखा जाए तो इन दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। बरसों औरतों की कहानियाँ सुनने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इनमें से किसी कैटेगरी में ना रखा जाए। पहली कैटेगरी में औरतें इन मर्दों, लड़कों और बुज़ुर्गों को रखती हैं जो इन पर नज़र रखते हैं, इन्हें बहाने से छूने की कोशिश करते हैं। किसी को मौका मिल जाए तो बाहों में जकड़ के बोसा लेने की ये भी जद्दोजहद करते हैं। ये लफ्ज़ मुझे इंतहाई नापसंद है, लेकिन औरतें ऐसे मर्दों को ठरकी कहती हैं। ये मर्द होते हैं जिनका लफ्ज़ औरत के लिए रिपेलिंग होता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई औरत मुझसे इस कैटेगरी में शामिल करे। इसे छूने से पहले मैं हर तरह से इत्मीनान करता हूँ कि मेरा लफ्ज़ इसके लिए रिपेलिंग नहीं होगा। तजर्बाकार औरतों ने एक दूसरे की कैटेगरी बनाई हुई है। इन मर्दों के लिए हैं जिन्हें इन औरतों ने करीब आने का मौका दिया, लेकिन वो अपनी झिझक, शराफत या किसी मकसद की वजह से इससे फ़ायदा ना उठा सके। ऐसे मर्दों को औरतें झेपू, लल्लू, बास को नामर्द तक कह देती हैं। ये वो मर्द होते हैं जिन्हें औरत अपना आप सोचने पर आमादा होती है, लेकिन वो इसे मायूस करते हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कोई औरत मुझे इस कैटेगरी में भी शामिल करे। मैं सोचता हूँ औरतों को मुसलसल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये भी है कि मैंने हमेशा इनके बयानियों को अहमियत दी है। मैं अपनी रियलिटी को इन्हीं की ज़ुबान से समझता और इन्हीं की आंखों में देखता रहूँ। जब कोई काबिल लिहाज औरत मेरे करीब आई तो मेरे अंदर ये कशमकश पैदा हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नज़र बाजी के सबब मेरी इज़्ज़त तर्क कर दे, मुझे अपनी नज़रों से गिरा दे, मुझे कोई सुफला छिछोरा नज़रबाज समझ बैठे। ये एहसास मुझे औरत की पसंदीदा के बावजूद सब्र और शराफत से काम लेने पर मजबूर करता है, लेकिन साथ ही मुझे एहसास भी रहता है कि औरत कब मुझे करीब आने का ऐसा सिग्नल दे रही है कि अगर मैंने इस सिग्नल पर कदम आगे ना बढ़ाया तो वो किसी दूसरे मर्द के पास जा बैठे मेरी शिकायत कर रही होगी। वो साहब तो लल्लू हैं। आफ्ताब इकबाल की डायरियाँ एक बार तो तेज़ी से पढ़ डाली थी, लेकिन वक्तन इन्हें पढ़ते रहते थे। मज़कूरा बाला इक़्तिबास पर गौर इन्होंने एक रोज़ यूनिवर्सिटी से आने के बाद किया था।
इस रोज़ सलमा के कमरे में बहुत हंसी थी। इसने पानी का गिलास उनकी मेज़ पर गिरा दिया था। इकबाल मोहम्मद खान जनरलाइजेशन के मुताबिक सलमा को कोई ऐसी लड़की तो नहीं कहा जा सकता था जो एक से ज़्यादा मर्दों के तजुर्बे में आई हो, क्योंकि इम्कान गालिब यही था कि वो कुंवारी थी। आफ्ताब इकबाल ने सोचा था इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए जो जनरलाइजेशन बनाता है वो इसके मखसूस हालात की पैदावार होती हैं। मसलन किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की तालिबा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती वो अपने उस्ताद की जानिब से रोमानी पेशरफ्त करे, इसका जवाब ना मिलने पर अपने महबूब को लल्लू वगैरह करार दे। अब्बू ने अपनी रियलिटी कितने बूढ़े सहारों पर खड़ी कर रखी थी। आफ्ताब ने सोचा था मगर रियलिटी को किसी न किसी सहारे पर खड़ा होना तो होता है, हो भी जाती है। वही सहारे किसी को बूढ़े लगते हैं तो लगते रहे, हो सकता है इसकी सेल्फ रियलाइजेशन की रियलिटी भी ऐसी ही सहारों पर खड़ी हो जो किसी दूसरे को इतनी ही बुरे नजर आ रहे हो। 21वां हिस्सा। रावी ने मेरे कंजेक्चर्स के बारे में जिन अफसोसनाक ख्यालात का इज़हार किया, इसके बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि रावी साहब के इस बयानी के बारे में सबसे बड़ा इंकशाफ भी कर ही दूँ। वो इंकशाफ ये है कि इस बयानी के चारों किरदार जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल, इकबाल मोहम्मद खान और बाला रावी के जहन की तरह हैं। भला बताइए कि बयानी के बज़न ख्वाहिश माहर तो रावी साहब हैं, जावेद और आफ्ताब नहीं, मगर अपनी दास्तान खुद सुनाते हुए जावेद और आफ्ताब भी नावल निगार बन जाते हैं। इस बारीकी से यादों को और चीज़ों को खरीदने लगते हैं जैसे खुद रावी। अरे रावी साहब, ये जालसाजी किसी को बावर नहीं आने वाली। आपको चाहिए खुद को पर्दे में ना रखें और साफ साफ बताएं। इन चारों किरदारों के पर्दे पर भी आप खुद ही हैं। जावेद और आफ्ताब के बयानिए में आपने ही लिखे हैं। आप खुद को जुर्रतमंद रावी कहते हैं ना, तो आइए सामने इकरार कीजिए कि हाँ, इनकी कहानी आपने ही लिखी। मगर आप इकरार नहीं करेंगे। आप अपने चेहरे पर कोई ना कोई मास्क, कोई ना कोई मखौटा सजा कर रखना चाहते हैं। ये मखौटे ही आपका फ़न है। इन मखौटों के नीचे आप इतने ही बेबस हैं जितने आपके किरदार। आप भी बहुत से क़ुव्वतों के हाथ में खेल रहे हैं, जिस तरह ये किरदार आपके हाथों में खेल रहे हैं। फिर ये आपने इन किरदारों की कहानी बयान करते हुए खुद बार बार मुदाखलत क्यों की? हमें किरदारों की नफ्सियात वगैरह समझाने के लिए आप किसी किताब का हवाला दे देते हैं, कभी किसी फिल्म का। ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर किरदारों की अपनी कहानी खुद क्यों नहीं बयान करने देते? आप अपनी आज़ादी के तालिब हैं ना, ज़रा देखें आज़ादी अपने किरदारों को। इनसे इनकी मर्ज़ी तो मालूम कीजिए, इन्हें अपनी मर्ज़ी से चलने फिरने, सांस लेने दीजिए, इनके बयानियों को आज़ाद कीजिए, इन्हें इनकी अपनी बोली बोलने दीजिए। मगर फिर शायद वो ऐसी बातें बोलने लगें जो आपको पसंद नहीं आएंगी, या फिर इनकी बातों का तर्ज, इनका डिक्शन आपको पसंद नहीं आएगा। चलिए मिसाल के तौर पर सिर्फ बाले को मुंह कुछ देर को खुला रहने दीजिए। वो तालिबान के साथ जाकर मिल गया तो आपका विलन ठहरा। वाह साहब वाह, कोई आदमी दूसरों के नज़दीक विलन हो तो अपने लिए विलन नहीं होता है। इसने अपने हर काम के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन कर रखी होती है। इसकी अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद ही होता है। बाले के वो मुकाम दीजिए, वो भी हीरो है। हीरो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इसे हीरो बना सकें? है इतनी हिम्मत? मुझे तो लगता है कि दरिया रावी की तरह इस रावी की तख्लीक फोते भी खुश हो चुके हैं। 22वां हिस्सा। मेरा ख्याल है कोई औलाद भी अपने माँ बाप के हाथों से इतनी नहीं निकली होगी जितना मेरा किरदार ये कछुआ मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। पता नहीं मेरे बारे में और क्या क्या बकवास करने वाला है। इसने मुझसे मेरी हिम्मत के बारे में सवाल किया है तो आपको बता दूं कि हाँ, जावेद इकबाल, आफ्ताब और बाले अपने अपने बारे में खुद कुछ कहा है, वो मेरे ही कलम से कहा है। आप ये समझ लीजिए मेरी कहानी इन्हीं की लिख रहा था, मगर मैं चाहता था कि लोग ये बताऊं कि वो खुद अगर अपनी कहानी सुना सकते तो कैसे सुनाते। मैं तो अपनी तरफ से इनके साथ रियायत की थी, मगर इस जलील कछुए ने मुझे अपनी यानी रावी की तरफदारी पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये दुरुस्त अगर जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल और ख़ास तौर पर बाला अपने बारे में कुछ तहरीर करेंगे तो किसी पेशा पर रावी की तरह तहरीर नहीं करेंगे। लेकिन मैंने फ़र्ज़ किया अगर वो ख़ुद अपनी कहानी रावी होते हुए अपनी कहानियाँ कैसे तहरीर करते। जावेद इकबाल के ख़यालात आप जानते हैं, लेकिन अगर वो ज़रीना भाभी के बारे में कोई कहानी लिखे तो ख़ुद हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। वो इसके बारे में जिनसी किस्म के ख़यालात रखता है, इसके साथ वारदात कर चुका है। आफ्ताब इकबाल तो सारी उम्र थ्योरियों से लड़े बिरदे कट किए हैं।
भला वो सलमा से अपने अफेयर के बारे में कुछ कैसे बयान कर सकते थे। मसलन ये कछुआ चाह क्या रहा है। हाँ, मगर अपनी ज़िंदगी मुताले में आई हुई मुख्तलिफ थ्योरियों की मदद से समझने की कोशिश करना आफ्ताब इकबाल से ख़ास है। वो ऐसे ही इनकी कहानी में स्पाइनोज़ा का महज आप पर रोब झाड़ने के लिए नहीं डाला रहा। ये इल्ज़ाम मैंने इस कहानी को खुद बहुत मुदाखलत की है। आपकी समझदारी पर भरोसा ना करते हुए किरदारों को मखसूस तर्ज़ अमल के बारे में ख़ुद भी गपशप की है, तो इसकी वजाहत यूँ पेश करूँगा कि मैं रावी होने के साथ साथ एक क़ारी भी तो हूँ। मैं ख़ुद भी किसी किरदार को कुछ मखसूस हालात किसी मखसूस रास्ते पर चलता देख कर इसे समझने की कोशिश करता हूँ। एक क़ारी होने की हैसियत से मैंने इंसानों के साथ साथ किताबों ही को तो पढ़ा है या कुछ फ़िल्में देखी हैं। अब इन किरदारों के तर्ज़ अमल की वजाहत अगर कुछ यूँ करता, गुजर खान के रहने वाले मोहम्मद बख्श ने भी ऐसे हालात में भी ऐसा ही किया था, तो आपको मोहम्मद बख्श के साथ रिलेट कर पाने में ज़्यादा मुश्किल महसूस करते, या आप इस कछुए की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाते कि मैंने मोहम्मद बख्श को अपने मकासद के लिए खड़ा है। तो एक क़ारी की दुनिया इसके देखे हुए इंसानों, इसकी पढ़ी हुई किताबों, इसकी सुनी हुई कहानियों, इसकी देखी हुई फिल्मों तक ही तो महदूद होती है। इन्हीं की मदद से तो वो सूरत हाल समझ और समझा सकता है। आफ्ताब इकबाल भी तो हैं जो अपनी पढ़ी हुई थ्योरियों की मदद से अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक रावी ने ऐसा कर लिया तो क्या बुरा किया। रावी भी तो अपने किरदारों की तरह एक किरदार है, अगरचे अपनी तहरीर में एक छोटे मोटे खुदा की हैसियत हासिल होती है। लेकिन इस छोटी मोटी खुदाई को भी कछुए ने एक एक कर चैलेंज कर दिया कि मैं भी इतना ही बेबस हूँ जितने मेरे किरदार। मैं हत्ता इम्कान अपने किरदारों के बारे में ख़ुद सोचने का मौका दिया है, मगर वो ये तमाम सोचे जिस कागज़ पर तहरीर करने लगते हैं तो वैसे नहीं लिखे जैसे हैं मैं, और मुझसे ज़्यादा ये कछुआ चाहता है। बहरहाल अगर ऐसा कोई कोताही हो गई हो तो आपसे माफ़ी का दरख्वास्तगार हूँ। 23वां हिस्सा। और अब क्या मैं बता दूँ कि मुझे भी तुमने ही बनाया है, और तुम ये भी तो बताओ खुद तुम्हें किसने बनाया है, और ये भी बताओ कि 24वां हिस्सा। मेरा ख्याल है इस कहानी के बयान में कछुए से काम लेना चाहता था वो लिया जा चुका। कछुए ने मुझे ऐसे आखिर वो सवाल किए जिनका जवाब देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, मगर मेरे ख्याल में इससे पहले मैं अपनी सफाई में जो कुछ कह चुका इसे कहानी की डायरेक्शन की जानिब चल निकली है, दूसरी जानिब चल निकली है। मुझे अपनी किसी क़ारी से इस कदर सब्र की तवक्को नहीं होनी चाहिए। इस बात को कंफ्यूज बयानी के लिए मैं आपसे माफ़ी दरख्वास्तगार हूँ। मैं आपसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करता हूँ, आप एक कंफ्यूज बयानिया पसंद नहीं आया तो इससे पूरे बाब से सिर्फ नज़र कर जाइए। स्कूल में मैथ्स की कॉपी पर काम करते हुए हम कॉपी के आखिर में किसी सफ़े के ऊपर रफ अमल लिखकर कोई मसावात हल करने की इब्तिदाई कोशिश वहाँ कर दिया करते थे। अगर वो हल हो जाती तो इसे साफ सुथरे अंदाज में क्लास वर्क वाले हिस्से पर डाल देते हैं। इस बाब को रफ अमल वाला हिस्सा समझ लीजिए, एक ऐसा पिछवाड़ा समझ लीजिए जिसमें एक बनते हुए मकान को बनाने में काम आने वाली अशिया सीमेंट, बजरी, लकड़ियाँ, सरिया और इमारत का सामान घुले पड़े हैं। इस पिछवाड़े से सिर्फ नज़र कीजिए, आपको एक बार पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ कि बाब का मुताला ना करने से इस कहानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो बाकी कहानी का मुताला कर सकते हैं। बट वाई 25वां हिस्सा। बट वाई यू हैड टू डू दिस मिस्टर रावी। दोम ये फ़न बुनियादी हकीकत पर नकाब उड़ा देता है, इसकी तकरीब कर देता है। लाबुर्दियाक बलादी वेजीगाट बाब 4। हिस्सा अव्वल। रावी। मैं अपने आप को मंडी बहुद्दीन के नवा में एक गांव के किनारे ले आया हूँ जहाँ हर तरफ खेत हैं। इन खेतों में इन दिनों कोई फसल नहीं, कड़ी दोपहर है और बस सिंधी खेतों में ट्रैक्टर से ज़मीन नरम की जा रही है। बाकी दूर दूर तक बंदा है ना बंदे की ज़ात। परिंदे भी इस वक्त घोंसलों में जा चुके हैं, बस कुछ कौवे हैं जो इधर उधर काएँ काएँ करते फिरते हैं। एक जगह टाहली के दरख्तों की एक लंबी कतार है जिसके दोनों जानिब खेत हैं। कोई आसमान से देखे तो इसे दरख्तों की ये कतार कुछ अजीब सी लगे, क्योंकि इस इलाके में दरख्तों की ऐसी कतारें या तो सड़क के किनारे होती हैं या नहर के किनारे। टाहली के दरख्तों के आखिर में लेकिन कतार से हटकर बरगद का एक दरख्त है, घना दरख्त और बहुत पुराना दरख्त। आसमान से इसे देखते हुए ही कोई सोच सकता है आखिर ये दरख्त टाहली के दरख्तों की कतार में क्यों नहीं, लेकिन इसकी क़दामत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दरख्त अब इस वक्त से बहुत पहले होगा जब किसी ज़मींदार को टाहली की एक कतार के ज़रिए अपनी खेतों की हदबंदी का ख्याल आया होगा।
दरख्त के ऊपर एक मजबूत तने पर कोई बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये बाला है, हमारी कहानी का तीसरा दरवेश। 13-14 साल के इस लड़के के पास एक थैली है जिससे में बहुत से पत्थर हैं। इन पत्थरों से वो कुछ दूर मौजूद एक खंबे का निशाना ले रहा है। 19 घंटे पहले वो रोता और चिल्लाता अपने घर से निकला था। इससे कुछ देर पहले इसके बाप ने ठुड्डे मारकर इसे बिस्तर से उठाया था। एक जन्नाटे का थप्पड़ इसकी कनपेटी पर जमा कर इसे घर से निकाला था। परेशान मत होइए, घर इस तरह निकाला जाना इसके लिए मामूल की बात है। दरअसल इसे टाल से लकड़ियां लेकर आना थीं, लेकिन इस गर्म दोपहर में पंखे के नीचे लेटे लेटे इसे लत्फ आ रहा था और नीम गदूदगी में जब इसने अपनी टांगों के दरमियान किसी शय को लरस कर जानों पर मुंह मारते महसूस किया तो इसे बिस्तर पर मज़ा आने लगा। रगों में फैलते हुए तनाव और सर में छुपाई हुई गदूदगी का इम्तिजाज जिसे बहुत दिलफरेब लगा था। वो पिछले कुछ महीनों से इसे लुत्फ़अंदोज़ होता चला रहा था। ऐसे में इसके चितड़ों पर एकाएक बाप का जोरदार ठुड्डा पड़ा तो वो बढ़ा कर उठा और बाएं हाथ से शलवार समेटता हुआ पैरों से लशम पशम जूतियां उड़सता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन इतनी जल्दी करने के बावजूद बाप के जन्नाटेदार थप्पड़ से ना बच सका जो दरवाजे से निकलते हुए इसकी कनपेटी पर जम गया था। आखिर वो जूतियों के चक्कर में ना पड़ता तो बाप के थप्पड़ से बच सकता था। घर से निकलने के फौरन बाद दिल में गहरी तलखी के साथ वो ये सोचता था कि इसके पैरों दाने घर से निकल जाने चाहिए था। क्या बाप के थप्पड़ के बदले तपती हुई धरती से पैरों को महफूज रखने के काबिल होना एक अच्छा सूदमंद सौदा साबित होता। इसने तय किया था वो आइंदा ऐसा मौका आया तो थप्पड़ की जिल्लत के बजाय पैरों दाने घर से निकल जाएगा। इसने तलखी को अपने थूक में इकट्ठा करके ज़मीन पर किसी वट्टे की तरह फेंका और बाप को एक मोटी सी गाली दी। यहाँ आपको बाले की सिर्फ तस्वीर दिखाना मकसूद है। बाप से पड़ने वाला ये थप्पड़ इसके लिए ना पहला ना आखिरी। ज़िंदगी के कई दिन इसने इसी तरह अपने बाप से मार खाने के बाद इस दरख्त या खेत के किनारे किसी बनेरिया पर बैठ कर गुजार चुका है। बाप के अलावा गांव के कुछ ओबाश लड़के भी इसे तंग करते हैं। वो इसके गोरे रंग पर तंज करते हैं, इसके गालों पर चुटकियां बढ़ते हैं, इसे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करते हैं। कुछ तो ऐसे हरामी हैं कि इसे हराम की औलाद भी करार दे देते हैं। यह आखिरी वाली हरकत तो इसके सामने तो नहीं करते, लेकिन इसको हंसी ठट्टे में और आपस में सरगोशियों में इसे पता चल जाता है कि बात अब किस मौजू पर हो रही है। ये ओबाश लड़के इतने कमीने हैं कि इसकी बड़ी बहन के बारे में भी इसी अंदाज में बात करते हैं कि बात सीधी ना होने के बावजूद बाले तक पहुंच जाती है। ये तमाम बातें सुनकर इसका खून खोल उठता है। वो लड़कों को पत्थर उठाकर मारता है, लेकिन वो इनमें से ज़्यादातर से कमज़ोर है और किसी ओबाश के पत्थर को वाक़ई लग जाए तो बाले की खैरियत मालूम करने के लिए इसके पीछे ज़रूर आता है। वो चाहता है पत्थर मारने में वो इतना ताकतवर हो जाए कि इंसान के जिस मुकाम का निशाना लेना चाहे ले ले। इसलिए वो आज बरगद के दरख्त के तने पर बैठकर खंबे पर अपना निशाना पक्का करने की मशक कर रहा था। दूसरा हिस्सा। अब इस खेत से बाले के गांव की तरफ चलते हैं। दूर कुछ बड़ी बड़ी हवेलियां नज़र आ रही हैं। ये इन लोगों की हैं जिनका कोई शख्स बाहरले मुल्क चला गया है और जिसके डॉलरों और रियालों से तब्दीली किए हुए रुपयों से ये हवेलियां खड़ी कर गए हैं। इस दौरान बाड़ले मुल्क में इस कमाऊपूत की अपनी कुटिया खड़ी हो गई है और टांगे छत से जा लगी हैं। हवेलियों के दरमियान कुछ छोटे से मकान हैं जिन पर बाहर कीचड़ पोता गया है। गरीब घरानों में इस लेपा पोती से बैकवास सीमेंट की लिपाई और सफ़ेद की कमी पूरी की जाती है। इन्हीं में से एक मकान बाले का बाप शौकत का है। घर के अंदर दाखिल हो तो पेशाब की तेज़ बू आपके नथनों में फैल जाती है। इसकी कसूरवार एक बकरी है जो घर के अंदर दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ बंधी हुई है। बकरी के इर्द-गिर्द जिसके पेशाब के साथ इसकी मिंगियाँ भी बिखरी हुई हैं। वो इनको कर देने वाली बूझ में ऊँग रही है। सामने के रुख पे 2 कमरे हैं। घर के 7 अफराद हैं। इन्हें 2 कमरों के सामने छोटे के सहन में गुजारा करते हैं। एक कमरों के दाएं बाएं गुसल खाना और एक बैतुल खला है जिसके करीब से गुजरते हुए भूखा बब्बा आपका इस्तकबाल करता है। इन दोनों के सामने एक और बावर्ची खाना है जिसकी एक तरफ दीवार और दूसरी तरफ कमरा है, जबकि बाकी 2 तरफ से खुला है। यहाँ अमूमन नसरीन काम करती दिखाई देती है। कमरों में घुटन के साथ एक ऐसी मरकब किस्म की पहली हुई है कि अगर आप एहसासनाक रखते हो तो तभी इसमें मुतअद्दिद गैसों की नींद से आप पहले की बासियों खाने के बाद डकारने और इंसानी पसीने फजले और अमोनिया की बू कोई अलग अलग शनाख्त कर सकें। अगर आपकी बू के ऐसे मुतल्ले का शौक़ नहीं तो फ़ौरन बाहर की तरफ भागेंगे। ताहम ये बू ऐसी नींद आवर है कि
घर के मकीन कमरों में आते ही नींद से पहले बासियाँ लेने लगते हैं और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चले जाते हैं। पंजाबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है आलस, वो इस घर के और इस घराने की कैफियत का इजहार के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। ये लफ्ज़ जिस्मानी सुस्ती के साथ साथ तबी और नफ्सियाती बेपरवाही और बेगानगी का भी माने देता है। आलस का मारा हुआ शख्स सुस्त और कायल होने के साथ साथ बज़ाहिर ऐसा भी लगता है जैसे इसे किसी और का दर्द महसूस होता है, ना इसे कोई परवाह है। ऊपर इस घर की जिस मुरक्कब का तस्करा हुआ है वो इस आलस की पैदावार भी है, इससे क़ुव्वत भी हासिल करती है। मुरक्कब बू और ये आलस मिलकर जुलकर एक ऐसी फ़िज़ा बनाते हैं जिसमें इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नींद और ज़्यादा से ज़्यादा ज़वाल और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत में मज़ा आने लगता है। ये वो मुरक्कब है जिससे वह हमारे बाले का ख़मीर उठा है। बाले वेजी काटक का ख़मीर। तीसरा हिस्सा, इकबाल खां मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो आलमगीर पेट से थी। इनके मरने पर इसे इतना दुख था कि कई दिन तक रोती पीटती रही थी। इनकी दोनों बीवियों से गले लगकर ऐसा रोई कि वो दोनों खुद बेरान रह गईं। आलमगीर ने इन्हें बताया कि इकबाल मोहम्मद खान की बदौलत इनके घराने की ज़िंदगी अक्सर तब्दील हो गई है। शौकत भी अफसरदा रहता, इसे भी अपने साहब की मौत का बहुत अफसोस था। जब इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो इन्होंने इसका नाम साहब ही के नाम पर इकबाल रखा। इसके यहाँ पैदा होने वाले तीनों बच्चों में से इसका रंग सबसे साफ था। फिर वो तीनों लड़कियों के बाद भी पैदा हुआ था तो शौकत दिन भर से इसे कंधे पर उठाए घूमता। बाद में इसके यहाँ मज़ीद बच्चे पैदा हुए तो इकबाल के लिए इसकी मोहब्बत बतदरीज कम होती गई। पहले वो इकबाल से बाला बना, फिर वो वक्त आया कि शौकत बाले का नाम एक ऐसी गाली के साथ लेता जिसमें बाले को दुनिया में लाने वाले नस्वानी जिस्म के एक हिस्से को दिलगिरी और तकलीफ़ के एहसास को साथ याद किया जाता। अपने ख़ानदान के गंदमी रंग के बजाय जब इसने बाले की सफ़ेद रंगत देखी तो ऐसे खुशगवार हैरत हुई। ख़ानदान में सब लोगों ने इसकी रंगत पर खुशी का इजहार किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बाले के चेहरे के नक़ूश वाज़ेह होना शुरू हुए थे। इसमें इकबाल मोहम्मद खान की शबाहत शौकत इनका इसादमंद था, लेकिन बाले को देखकर इसके जहन में अजीब अजीब ख्याल पैदा होते। वो इसकी बीवी आलमगीर अपने साहब का जिक्र करते तो दोनों ही दिलगीर होते। लेकिन कुछ बरसों के बाद शौकत आलमगीर की इस दिलगिरी पर कुड़ने लगा और एक बार फिर यूं फटका, तू ही मर जाती है ना ओ ये यार दिनाल। इस पर आलमगीर पहले तो लरज़ गई, जैसे शौकत को इसके किसी पुराने राज की खबर हो गई हो, लेकिन फिर जारियत को बेहतरीन दफ़ा समझते हुए इसने इसकी खूब खबर दी। वह यार हो संता तेरियाँ पहनियाँ दे यार हो तेरी माँ दा। शौकत पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। घर से निकलते हुए भी इसके कानों में यार उसी की सदाएं गूंजती रही। शौकत के आलमगीर से मज़ीद 5 बच्चे भी थे। नसरीन बाले से बड़ी थी और परवीन छोटी। इसके बाद एक बेटा एक बेटी, आखिर में फिर एक बेटा। 4 बच्चे मुख्तलिफ मराहिल पर इंतकाल कर गए थे। इन 10 बच्चों की पैदाइश में 14-15 बरसों के अंदर हुई थी। इसके नतीजे में आलमगीर जो 18 साल की उम्र में एक शानदार मटियार थी, हर तरफ से बेतरतीब से अंदाज में फैल गई थी। शौकत जब इन सब बच्चों के चेहरे को याद करता तो बाला इनमें वाज़ेह तौर पर सबसे अलग नजर आता। मज़ीद सबूत के लिए किसी DNA टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। वो जिनसी अमल में आलमगीर के साथ दुरुस्ती दिखाता, किसी के मुंह पर थप्पड़ मारता और बच्चों के सामने ही दिन में किसी वक्त इसे कोठरी में बंद करके इसके साथ वहशत करता। आलमगीर भी ऐसी ही गालियाँ देती जैसे जिनमें इनका तख़य्युल शौकत के आम मर्दों और औरतों के साथ इसकी बहनों बेटियों से इंतहाई नामुमकिन अंदाज में मुलविस करना था। शौकत खून के घूंट भर कर रह जाता। इसकी हीरोइन और चर्च से भूखे हुए जिस्म में जितनी ताकत थी, इस ताकत के मुक्के और थप्पड़ बर्दाश्त करने की आलमगीर आधी हो चुकी थी। तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकाल भी चुका था, लेकिन आलमगीर ने इसे संजीदा न लिया था, ना शौकत ने। शौकत पुलिस से पेंशन हो चुकी थी। वो कई दिन घर से बाहर रहकर किसी मज़ार या तकिए पर गुजार देता, लेकिन जिल्लत की रोटियां तोड़ने पर घरान मौजूद होता। चौथा हिस्सा, बाले अपनी माँ को ज़्यादातर पेट से ही देखा। वो लाचा पहने चारपाई पर बैठी रहती, चूल्हे के सामने बैठी बहुत सारी रोटियां पका रही होती। इसकी टांगे लाचे और सीना कमीज से बाहर निकला होता। अपनी कमीज का दामन उठा कर अपने फूलों पेट को हवा भी लगाती रहती। छोटे बच्चे लड़कियाँ हों या लड़के, या तो सिर्फ शलवार पहनते थे या सिर्फ कमीज़। छोटे से इस मकान में बरगदगी की कोई अनोखी चीज़ नहीं थी। बस नसरीन थी जिसे इसके बाप ने चादर अच्छी तरह लपेट कर लेने का हुक्म दे रखा था। घर में माँ के अलावा कोई बाले का हमदर्द था तो वो नसरीन थी, लेकिन नसरीन की वजह से बाले की मुसीबत दोहरी हो गई थी। घर में हर वक्त
चीख चहाड़ा मचा रहता है। इसकी इब्तिदा अमूमन दो मसाइल में से किसी एक से होती, या तो आलमगीर नसरीन या किसी और बच्चे को, लेकिन ज़्यादातर नसरीन को और किसी कामकाज का बोलती तो इसके फौरी तौर पर हरकत ना करने पर जिसका सबब फ़िलहाल आलिस को करार दे सकते हैं। इसके मुंह से गालियों का एक फव्वारा सा निकलता है जिससे घर की दीवारों रंगीन हो जाते हैं। कुछ ही देर में घर के मुख्तलिफ ख़वातीन और हज़रात एक दूसरे को गालियों पर हस्बे इस्तात मुक्कों और दांतों से मुस्तफ़ीद कर रहे होते। दूसरी वजह ये रही रिंग करते बच्चों और छोट की शिकायतें थीं जो एक दूसरे की और ज़्यादातर बाले के ही लगाते थे। अम्मानी बाले मन यार या ज़्यादातर मरतबा इनकी में से किसी ने या बाले ने इन्हें मारा भी नहीं होता, बस किसी खेल या किसी और बात पर आग निकाल कर दिखाई होती है। लेकिन इसकी मुसलसल रिंग पर आलमगीर का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। वो अपने गालियों कि अब मशहूर ज़माना फव्वारे के साथ घराने पर एक साथ पल पड़ती। वो गालियाँ ऐसी थी सबको अपने चेहरे पर थूक की गिराहट महसूस होती। थूक जो किसी दुत्कारते या ऐसे नफरत के शदीद तरीन जज्बे से मगलूब होकर किसी के मुँह पर फेंका हुआ हो। चेहरे पर लिपित हुई थूक घर के हर अफरत के लिए मुख्तलिफ असरात की शहद लगाने वाला बच्चा नहायत कमीनगी से मुस्कुराता और अपने हरीफ बच्चे और ज़्यादातर बाले को पड़ती हुई गालियों पर दिल में खुश होता। शौकत अगर घर में होता तो थोड़ी देर आलमगीर को चुप्पी करवा जा लिए कहने के बाद ही अपने कमरे में से बाहर निकलता। मुंह पर पड़े हुए गालियों की धूप से गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा होता। वो अपने सामने नजर आने वाले पहले बच्चे पर मुक्कों और दांतों की बारिश कर देता। इसके बाद बाले को ढूंढना शुरू कर दिया। सब कुछ ऐसे बाले हरामदाए कीता करता है, कदे आ गया है हरामदा फल। वो चिल्लाता हुआ इधर उधर ढूंढता। अपने चेहरे पर गालियों का थूक लिए लाल लाल आँखें निकाले बाला करीब ही कहीं मौजूद होता है। शौकत के घुसन और दांतें इसकी पतलियों मुँह और तशरीफ़ के मिजाज को पुरसी करते और कुछ दूर तो शौकत के जूते सूटी या कोई और शे भी इसके जिस्म की छिदती चली जाती। कुछ देर बाद वो खुद को दरवाजे के बाहर पाता और नंगे दोपहर में नंगे पाँव खुद को धरती पर चलता हुआ महसूस करता। गंदमी रंग के भाई बहनों में अपने सफ़ेद रंग के वजह से बाला गांव के नौजवान लड़कों से लेकर बड़ी उम्र के मर्दों सबके लिए हंसी ठट्टे का सामान था। वो इसके साथ मजाक करते ऐसे बहाने से छूने की कोशिश करते। रफ़ीक भी इनमें से एक था। वो तगड़े किस्म का एक जवान था जिसके नज़र में बाले की बहन नसरीन पर थी। तकलीफ दे बात थी। इसने अपनी दिलचस्पी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा वो बाले को भी घूर घूर कर देखते उससे पूछता और घर भी सब कुछ ठीक ठाक है ना। इस पर इसके यार दोस्त ठट्टा लगाता है। बाले का खून अपनी दाहिनी तक चल कर रह जाता। बाले का ख्याल था अगर इसे खतरे करने का मौका मिले तो वो रफ़ीक का करेगा। इससे पहले इसकी बेहुदा आंखें निकालकर खंबे पर दे मारेगा। किसी रोज़